नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 17 और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट पार्ट के अंदर माइकल फेराडे के नियम पढ़े, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम पढ़ा और हमने पढ़ा कि किस तरीके से किसी तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। अब हम इससे आधार पे क्या किए थे, जनरेटर का निर्माण किए थे, तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? डायनेमो के बारे में। तो देखिए इधर विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या होता है? विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे बच्चों? विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। देखिए विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अब ये जो विद्युत जनित्र है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन से? एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। मैम ये क्या होते हैं? तो बच्चों एक ऐसा मानो आप कि दो प्रकार की धाराएं होती है। एक तो होती है आपके प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम कहते हैं ऐसी, ठीक है। एक होती है आपके दिष्ट धारा जिसे हम कहते हैं डीसी। अब जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या होती है बच्चों? तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा को बोलेंगे हम जिसमें क्या होता है, समय के साथ धारा की जो दिशा होती है ना बच्चों, वो बदलती रहती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लेकिन जो डीसी करंट होता है ना बच्चों, दिष्ट धारा, ये क्या होती है? ये समय के साथ इसकी दिशा नहीं बदलती है, ये जिस दिशा में बह रही है ना उसी दिशा में बहती रहती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। और इसी के आधार पर जो जनित्र बनाएंगे उससे पहले वाले को तो क्या कह देंगे? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और दिष्ट धारा पे जो बनेगा उससे क्या कहते हैं बच्चों? हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। देखिए इधर सबसे पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इस जनित्र से एक ऐसी धारा प्राप्त होती है जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ साथ बदलती रहती है, इसलिए हम इसे एसी करंट कहते हैं। दूसरी होती है बच्चों दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा जनित्र किससे कहेंगे? इस जनित्र से एक स्थिर और एक ही दिशा में बहने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा प्राप्त होती है हमें, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। तो देखिए इधर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, विद्युत जनित्र या इसको हम डायनेमो भी बोलते हैं, एक इस प्रकार की मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है बच्चों? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार होता है। और फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था बच्चों? कि अगर किसी तार के अंदर धारा नहीं बह रही है और उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें क्या होती है? धारा उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी धारा को बच्चों हम क्या कह रहे थे? प्रेरित धारा कह रहे थे, ठीक है। तो देखिए इधर अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है वो क्या है। तो हम क्या करते हैं? तारों की एक कुंडली बना लेते हैं और उस कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उस कुंडली को वहां पे घुमाते हैं। तो जब उसको वहां पे घुमाते हैं हम, तो चुंबक से आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, तो उस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का मान जब हम उसको घुमाएंगे तो बदलता रहता है। तो इसी कारण क्या है? उसके अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे एक नाम आएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? कि फ्लक्स का मतलब है कि जैसे मान लो ये वाला एरिया है, इस एरिया में से या इस क्षेत्र में से कितनी ज्यादा बल रेखाएं निकल रही है, इसे ही क्या कहते हैं? हम फ्लक्स का मान कहते हैं। जैसे मानो इसमें से 5 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है तो इसका मान 5 हो गया, और यहाँ पे हमने ऐसा एक क्षेत्र लिया जिसके अंदर में से 10 क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तो दोनों में से इसका फ्लक्स का मान क्या हो गया? ज्यादा। तो फ्लक्स का मतलब हो गया कि किसी निश्चित क्षेत्र में से कितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है। तो देखिए जब बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में बदलाव होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण ही कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तब कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य या व्यय यांत्रिक ऊर्जा
कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो हमने यही तो पढ़ा कि उस कुंडली को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण ही उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना की बात करते हैं। अब तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होती है, क्योंकि शक्तिशाली चुंबक होगी तभी तो उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो हमें प्राप्त होने वाली धारा का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए, जिसे चित्र में NS द्वारा दर्शाया गया है, चित्र आगे देखेंगे अभी हम। इस चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, कुंडली भी इसी में घूमती है। अब देखो कुछ इस तरीके से, मतलब एक चुंबक तो ये ले ली SN, और एक चुंबक इधर लेते हैं जिसका S इधर N इधर। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वो कुंडली बना के लगाते हैं। अब ये कुंडली है ना, ये कुंडली इसमें यूं घूमती रहती है, ठीक है। और इसके घूमने के कारण क्या है कि अभी तो इसमें चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से तो कम निकलेगी, पर जब ये ऐसे होगी तो इसके अंदर कितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकल सकती है ना बच्चों। तो देखिए, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो चित्र में ABCD के द्वारा दर्शाई गई है, और इस कुंडली को ही हमने क्या नाम दे दिया? ABCD नाम दे दिया है। यह नर्म लोहे की क्रोड और तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। तो बच्चों, ये जो कुंडली दिख रही है ना आपको, कुछ इस तरीके की आयताकार होती है ये, तो ये एक सीधा चालक तार नहीं है। ये क्या है? बहुत सारे तारों को यूं लपेट के कुंडली बनाई गई है। आपने कभी विद्युत मोटर को खोलते हुए देखा है? उसके अंदर आपको से तारों के लपेट हुए बंडल से मिलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की होती है। देखिए, आर्मेचर कुंडली के सिरों पर जो तांबे के तार होते हैं, उसके सिरे दो धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जो चित्र में R1 व R2 द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। इन छल्लों को सर्पी वलय कहते हैं। तो बच्चों, ये जो नीचे से दोनों मुंह निकले हैं ना, इसके दोनों तारों के मुंह, अब इनसे क्या है, ये दो छल्लों से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सर्पी वलय कहते हैं। इन दोनों को सर्पी वलय कहते हैं। सर्पी वलय तांबे की बनी दो प्लेटों से स्पर्श होते हैं। इन प्लेटों का संबंध उसी परिपथ से होता है जहां विद्युत धारा पहुंचानी है। इन्हें ब्रुश कहते हैं। और ये दोनों है ना बच्चों, ब्रुश से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इस ब्रुश से ही क्या है, जो धारा उत्पन्न होगी ना, वो हमें आगे कहाँ पहुंचानी है, वो इससे जुड़ा हुआ होता है। चित्र में B1 व B2 को ब्रश दर्शाते हैं। अब देखिए, ये आपके पास आ गया डायग्राम। अब हमने क्या की, आप ये मत समझना कि हमने ये चुंबक ली, उसको बीच में से तोड़ा तो हमें एक N मिल गया और एक S मिल गया। आपको पता है ना, हम चुंबक को कितनी बार भी तोड़ेंगे हमें N और S नहीं मिलेगा, बल्कि उसके क्या है, दोनों ध्रुव N और S बनते जाएंगे। ये N और S हो जाएगा, ये N और S हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे हमने दो चुंबक ली है, ठीक है। ये चुंबक इतनी से नहीं है, ये बड़ी चुंबक है जिसका ये वाला ध्रुव N है, ये S है, और ऐसे ही ये एक चुंबक ली है जिसका ये वाला ध्रुव S, तो ये वाला ध्रुव N है। अब इसके बीच में हमने क्या की, वो कुंडली बनाई थी ना, वो कुंडली इस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाने के लिए सिंपल बनाई गई है, ठीक है। इसलिए इसको हमने इन दोनों चुंबक के बीच में रख दिया, और ये दोनों चुंबक बहुत शक्तिशाली चुंबक है। अब इनको यहाँ पे रख दिया, और इसके जो दोनों सिरे हैं, उन सिरों को हमने यहाँ निकाल लिया। अब इनको एक सर्पी वलय येरी और एक सर्पी वलय येरी, इनको इससे जोड़ दिया, ठीक है। अब इस सर्पी वलय से एक ब्रश जोड़ दिया और एक ब्रश इस सर्पी वलय से जोड़ दिया। अब क्या है, यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, उत्पन्न होने वाली धारा इस तरीके से बहेगी, बह के इस सर्पी वलय के पास आएगी, तो इससे ब्रश जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस ब्रश से बह के ये धारा कहाँ चली जाएगी, जहां हमें पहुंचाना है वहां चली जाती है, ठीक है बच्चों।
तो बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है, ये सर्पी वलय से जुड़े होने के कारण ये जो कुंडली है ना, ये आराम से घूम पाती है। और देखो जब ये कुंडली इस तरीके से है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का मान कम होगा, पर जब ये कुंडली कुछ इस तरीके से हो जाएगी तो अब इसका सरफेस बढ़ गया ना, तो इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आने पे बढ़ गई, फिर ये ऐसे हुई, फिर कम हो गई, फिर ये घूम के वापस ऐसे हो जाएगी, फिर कम हो गई, फिर ये ऐसे होगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ जाएगी। तो बार बार क्या हो रहा है, इसके जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है ना, इसमें से क्या हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, क्योंकि बार बार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदल रही है, इसका मतलब धारा का मान भी क्या है, बदल रहा है। बदलेगा ना बच्चों, एक बार ऐसे है, ये घूम के दोबारा ऐसे आ रही है, इसका मतलब धारा बदल रही है और धारा की दिशा भी बदल रही है। ठीक है, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि। अब देखो हमने चित्र तो पढ़ लिया, ये समझ में भी आ गया। अब ये काम कैसे करता है तो देखिए, जब आर्मेचर कुंडली ABCD को घुमाया जाता है तो इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना बच्चों, जिससे कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, अर्थात जब भुजा AB ऊपर आती है तब कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर जाती है। कहने का मतलब ये अभी इस तरीके से है, ये इस तरीके से ABCD है, ठीक है, ये ABCD है, ठीक है। अब ये इस तरीके से है, जब इसको मैंने घुमाया तो ये कुछ इस तरीके से होगी, AB इधर आ गया, CD पीछे चला गया, फिर इसको मैंने ऐसे किया तो AB इधर आ गई, CD इधर आ गई, तो देखो दिशा बदली ना इसकी। अतः परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है जो ब्रश B2 से B1 की ओर वापस जाती है। इस धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर में बदल रही है, इसलिए इससे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्यों, देखो बच्चों, ये पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ और उसके बाद ये ऐसे हुआ। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पे तो बिल्कुल इधर था कि ये डायरेक्शन इधर है, और जब ये घूम के गया तो ये डायरेक्शन उधर चली गई, तो इसकी दिशा बदल रही है ना, तो इसी कारण क्या है, धारा की दिशा भी बदलती है। अब बात करते हैं बच्चों हम दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब इसके अंदर जो विद्युत धारा की दिशा थी, जो प्रेरित धारा थी ना बच्चों, उसकी दिशा नहीं बदलती है, वो जिस दिशा में बहती है ना धारा, उसी दिशा में बहती रहती है। तो ऐसा कैसे होता है मैम, तो देखिए बच्चों, दिष्ट धारा जनित्र भी ऐसे जनित्र की भांति ही कार्य करता है। इसकी संरचना में एक ही अंतर होता है, वो अंतर क्या है, देखो कि इसमें प्रयुक्त ब्रश E व F पूर्ण रिंग न होकर एक अर्धवृत्ताकार टुकड़े के रूप में होते हैं। जब आयताकार फ्रेम घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की समानांतर दिशा से ऊपर आता है, ब्रश का संपर्क पुनः रिंग से हो जाता है और धारा बहने लगती है। कि वहां पे तो हमने दो गोलाकार ब्रश लिए थे ना, यहाँ पे हम पूर्ण वृत्त ना लेके आधा ब्रश लेते हैं, अर्धवृत्ताकार ब्रश लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है। तो देखो बच्चों, एक शक्तिशाली चुंबक तो ये ले ली हमने और एक चुंबक ये ले ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ऐसा पूरा ब्रश ना होके आधा वृत्ताकार ब्रश ही लिया है, इसलिए ही क्या है, जो धारा है उसकी दिशा नहीं बदलती है, वो हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है। देखिए अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है बच्चों। तो आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा में दिशा बदलती रहती है, दिष्ट धारा में दिशा नहीं बदलती है। तो जो हमारे घरों के अंदर करंट आता है, मतलब जो बिजली आती है, जो विद्युत आती है, वो कौन सी आती है मैम, वो दिष्ट धारा आती है कि प्रत्यावर्ती धारा आती है। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ही हमारे घरों के अंदर बहती है। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। घरों के स्विच पॉइंट से निकलने वाली धारा AC होती है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा होती है, जबकि बैटरी से निकलने वाली दिष्ट धारा होती है। AC को DC में तथा DC को AC में बदला जा सकता है। AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, मतलब रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत उत्पादन केंद्र से घरों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उच्च ट्रांसफार्मर की सहायता से
उच्च वोल्टेज पर भेजा जाता है, वहां इसे पुनः ट्रांसफार्मर की सहायता से कम वोल्टेज पर लाया जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपने बड़े बड़े बिजली के खंभों के बड़े बड़े तारों के द्वारा क्या है बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, और फिर हमारे घर के आसपास भी एक बिजली का खंभा लगा होता है, वहां से एक तार हमारे घर के अंदर आता है मैन मीटर के अंदर, फिर मैन मीटर से हम क्या है हमारे घर के जो अलग अलग कमरे हैं उनमें पहुंचाते हैं, फिर वो टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा आप सब चला सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार इसको भेजने में लागत कम आती है। किसको भेजने में? प्रत्यावर्ती धारा को भेजने में जो लागत है वो दिष्ट धारा की बजाय कम आती है। और हम क्या करते हैं कि बहुत हाई वोल्टेज पे भेजते हैं, लेकिन जहां कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका वोल्टेज कम भी किया जा सकता है। ठीक है, देखो और ऊर्जा का होने वाला नुकसान भी घट जाता है। दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा के लिए नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही काम में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले विद्युत मोटर जैसे यंत्र दिष्ट धारा वाले यंत्रों की तुलना में मजबूत और सुविधाजनक होते हैं। अब देखो क्यों होते हैं? दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत अपघटन में सेलों को आवेशित करने में, विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। पावर हाउस में प्रत्यावर्ती धारा का ही उत्पादन होता है। जहां दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है वहां पे प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफायर से दिष्ट धारा में बदल लिया जाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। देखिए समान वोल्टेज की दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा से अधिक खतरनाक होती है। मतलब जो दिष्ट धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा से अधिक खतरनाक होती है। क्यों होती है? तो देखो क्योंकि जो दिष्ट धारा है वो समय के साथ उसकी दिशा नहीं बदलती है, तो जब व्यक्ति को करंट लगता है तो वो छुड़ा नहीं पाता है। देखिए दिष्ट धारा में दिशा परिवर्तन नहीं होता है, अतः दिष्ट धारा के संपर्क में आने पर मनुष्य चिपक जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा छू लेने पर उस धारा की दिशा बदलने पर तो मतलब अगर दिष्ट धारा को छूता है तो क्या आता है वो चिपका हुआ रहता है क्योंकि उसकी दिशा नहीं बदलती है। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा को छूता है तो एक बार छूने पे करंट लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी धारा की दिशा बदलती है व्यक्ति को झटका लगता है और वो दूर जाता है। तो जबकि प्रत्यावर्ती धारा छू लेने पर उस धारा की दिशा बदलने पर जोर से छिटक कर दूर गिर जाता है। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का अधिकांश भाग तार की ऊपरी सतह पर बहता है। अब देखो जो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा होती है ना वो कभी भी तार के अंदर फ्लो नहीं होती है, वो तार के ऊपर फ्लो होती है। बात आई समझ में? इसीलिए जो हमारे बिजली के तार देखे ना कभी आपने, तो एक बहुत मोटा तार नहीं होता है। आपने अगर वो काले रंग के बिजली के तारों को खोल के कभी देखा है तो उस एक काले रंग के अंदर बहुत सारे बारीक बारीक तांबे के तार आपस में ऐसे गुथे हुए होते हैं। ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्यों? कारण यही है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ना वो तार के अंदर से नहीं बहती, वो तार के ऊपर से बहती है। अब इतना मोटा तार होगा तो तार के ऊपर से ही बहेगी ना, लेकिन इसके अंदर कितने सारे तार हैं तो सब तारों के ऊपर से बहती है। देखिए अतः जहां पर तार मोटा लगाना होता है वहां एक मोटे तार के स्थान पर कई पतले पतले तार को मिलाकर मोटा तार बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। इसके आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।